हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंच में। शिक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस चल रही थी। पहली क्लास आपको मिल चुकी है। पहला हमारा टॉपिक था कि ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान के भूगोल का हमने परिचय दिया था, जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके थे कि राजस्थान को राजस्थान नाम कहाँ कहाँ से मिला, इस पर अपन क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल का। हमारा पहला ही टॉपिक है ये कह सकते हैं, लेकिन दूसरा टॉपिक इसे मैं करा रहा हूं आपके लिए, स्थिति, आकार और विस्तार। राजस्थान का स्थिति, आकार और विस्तार की आज हम बात करेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की आकृति बताई गई है सर विषम कोणीय पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी बताई गई है सर? विषम कोणीय पतंगाकार। विषम कोणीय का मतलब होता है कि जो हमारे कोने हैं वो कॉर्नर जो हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। अगर सामने हो जाते तो वो बन जाते समकोणीय। कैसे बन जाते? समकोणीय बन जाते। तो ये कैसी है? विषम कोणीय है। और पतंगाकार इसलिए क्योंकि इस प्रकार राजस्थान की आकृति है और इस प्रकार ये पतंग की आकृति बनती है झालावाड़ की वजह से। ये जो बढ़ रहा है ये कौन सा है? अपना झालावाड़ है। और झालावाड़ की वजह से ये आकृति कैसी बन जाती है सर? अपनी पतंगाकार बन जाती है। कैसी बन जाती है भाई? पतंगाकार। बाकी ये हमारा ये वाला कोना इस वाले कोने के सामने नहीं रहेगा, यानी कि इधर उधर रहेंगे। ठीक है, ये वाला जो कोना है ये इस वाले कोने के सामने नहीं रहेगा, ये जस्ट बीच में नहीं आएगा, ये भी इधर उधर रहेंगे। तो ये चीज कहलाती है विषम कोणीय। ठीक है ना। तो ये बात कर ली हमने किसकी? आकृति की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आकृति के विषय में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो टी.एच. हेंडले। राजस्थान की आकृति के विषय में बताने वाले कौन थे? अपने टी.एच. हेंडले थे। बाकी डिटेल अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बात देखो, आकृति की ही कर रहे हैं, चूंकि अपन भूगोल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल के जनक कहे जाते हैं हेकेटियस। अगर आपसे पूछा जाए कि सर भूगोल का जनक कौन है, हेकेटियस है। लेकिन हेकेटियस ने भूगोल के विषय में तो बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो भूगोल है वो हमें किस सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए, व्यवस्थित क्रम नहीं बता पाए। तो हमने भूगोल का जनक तो कह दिया हेकेटियस को, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन कहलाता है सर, तो एरिस्टोस्थनीज। तो दोनों व्यक्तियों के नाम क्लियर हैं या नहीं है? दोनों व्यक्तियों के नाम मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि नॉर्मली अगर पूछा जाए कि भूगोल का जनक कौन है, हेकेटियस। अगर पूछ लिया जाए कि सर किस क्रम में भूगोल हमें पढ़नी चाहिए, ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? ये बताने वाले थे एरिस्टोस्थनीज। और इसीलिए एरिस्टोस्थनीज को मान लिया हमने व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्लियर है ना भाई। अब बात आती है राजस्थान की आकृति की। तो राजस्थान की आकृति को बताने वाले व्यक्ति मैंने आपको बताए थे कौन थे भाई? टी.एच. हेंडले। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं वो कौन है? टी.एच. हेंडले। अब एक बात बताओ, टी.एच. हेंडले अंग्रेज थे, तो ये हिंदी में तो बता नहीं सकते कि विषम कोणीय पतंगाकार है। तो इन्होंने कह दिया कि सर राजस्थान की आकृति है रोम्बस। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है सर? रोम्बस है। क्लियर है ना। अब बात अगर हम इस रोम्बस की करें तो इन्होंने कह दिया कि राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस। ठीक है। अब बात यदि हम रोम्बस की करें तो रोम्बस को ही कहा जाता है विषम बाहु चतुर्भुज। इसे क्या कहा जाता है? विषम बाहु चतुर्भुज। यानी कि ये जो भुजाएं हैं ये समान नहीं होंगी। ये क्या है? समान नहीं होंगी। जब भुजाएं समान नहीं होंगी तो ये कोने भी एक दूसरे के सामने नहीं होंगे। देखो ये वाला कोना यहाँ पर है, ये वाला कोना इधर है, तो इधर उधर ये कोने क्या है? हो जाते हैं। इसीलिए ये बन जाती है कैसी सर? विषम कोणीय और पतंगाकार। क्यों बनी? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें क्या है कि बीच में एक दिक्कत है। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि यहाँ से जैसे गए तो झालावाड़ वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा बाहर है। इसलिए इस झालावाड़ की वजह से ये आकृति कैसी बन जाती है भाई? इस झालावाड़ की वजह से आकृति बन जाती है पतंगाकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है तो विषमकोणीय पतंगाकार एकदम एक्यूरेट है।
अगर आपसे पूछा जाए सर रोम्बस तो बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए विषमबाहु चतुर्भुज बिल्कुल सही है। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको आंसर देना है विषमकोणीय पतंगाकार। कौन सा आंसर देना है सर? विषमकोणीय पतंगाकार। क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे, तो टी.एच. हैंडले। ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। इसके बाद में बात आती है राजस्थान की स्थिति। टॉपिक हमारा स्थिति, आकार और विस्तार था, तो हमने आकार को पढ़ लिया। आकार हमारा हो गया। आकार के बाद में अपन पढ़ेंगे अब क्या? स्थिति। ठीक है। स्थिति की यदि हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि जो स्थिति शब्द है ना, इस स्थिति शब्द को बताने वाले पहले व्यक्ति थे एरिस्टोस्थनीज। इस स्थिति के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज ने कहा कि कोई भी अगर ग्लोब है, यानी कोई भी अगर भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे हमारी ये भूगोल है, ठीक है, ये ग्लोब बन लिया, इस जगह को हम दो तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं। कितने तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं? दो तरीके से। एक तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार, और एक इन्होंने कहा इस प्रकार, है ना। एक तो आड़ी रेखाओं के द्वारा, एक खड़ी रेखाओं के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि ये जो आड़ी रेखा है, चूंकि ये जमीन को बांट रही है तो जमीन को कहा जाता है भू, और बीच में से बांट रही है, इसको कह दिया हमने क्या? भूमध्य। और ये कहलाती है हमारी सर कौन सी? भूमध्य रेखा। समझ में आया कि नहीं? और इन्होंने कहा कि जो रेखा ये खड़ी रेखा है, इस रेखा को इन्होंने नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा। इन्होंने नाम क्या दे दिया? ग्रीनविच रेखा। अब इन्होंने कहा कि जिस प्रकार जमीन को यानी ग्लोब को दो तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं, उसी प्रकार इन्हीं के आधार पर हमारी स्थितियां भी कितनी होती हैं सर? दो। कितनी स्थिति होती हैं? दो स्थिति होती हैं। एक तो स्थिति होगी आड़ी रेखाओं वाली और एक स्थिति होगी खड़ी रेखा वाली। तो आड़ी रेखा वाली जो होती है वो स्थिति हमारी कहलाती है क्या? आड़ी रेखाओं, देखो ये रहा, एरिस्टोस्थनीज ने कितनी स्थिति बताई? दो। आड़ी रेखाओं वाली स्थिति कहलाती है सर अक्षांश। आड़ी रेखाओं वाली स्थिति क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और खड़ी रेखाओं वाली स्थिति क्या कहलाती है सर? देशांतर। समझ में आया कि नहीं? जो आड़ी रेखाओं से बनी ये स्थिति क्या कहलाई सर? अक्षांश कहलाई। और खड़ी रेखाओं से बनी स्थिति क्या कहलाई? देशांतर स्थिति कहलाई। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं दिशा। यहीं पर मैं आपके लिए क्या बता देता हूं? दिशा बता देता हूं। ये वाली जो दिशा है ये है पूर्व, ये वाली दिशा है सर हमारी पश्चिम, इसके ऊपर हमारी जो दिशा है वो है उत्तर, और नीचे हमारी दिशा कौन सी होती है सर? दक्षिण। क्लियर है ना? अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर जो हमारे अक्षांश हैं वो दो समान भागों में तोड़ेंगे, एक भाग ऊपर जाएगा और एक भाग जाएगा नीचे। ऊपर जो भाग गया वो कौन सी दिशा में गया? उत्तर में गया। और नीचे वाला भाग कौन सी दिशा में गया? दक्षिण में गया। तो जो ऊपर गया वो कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और नीचे जो गया वो हमारा कौन सा सर? दक्षिणी अक्षांश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश कितने होते हैं? दो, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। क्लियर है? ऐसे ही देशांतर अगर हम बांटें तो एक भाग पूर्व में जाएगा और एक भाग पश्चिम में आएगा। तो एक हो गया पूर्वी देशांतर, एक हो गया पश्चिमी देशांतर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब बात आती है कि सर क्या एक से काम नहीं चल सकता था? अगर एक से काम चल जाता तो हम एक ही तरीके से बांट लेते, हमें दो की जरूरत क्यों पड़ी? तो जो हमारी देशांतर स्थिति है ना, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देशांतर स्थिति हमें बताती है समय। देशांतर स्थिति हमें क्या बताती है? समय बताती है। तो समय के लिए हमने कौन सी स्थिति का अध्ययन किया? देशांतर का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सर ये अक्षांश स्थिति क्या बताती है, फिर सर ये बताती है तापमान। क्या बताती है? तापमान बताती है, टेम्परेचर बताती है। कौन सी जगह का तापमान कितना है, यानी कि कौन सी जगह गर्म है, कौन सी जगह ठंडी। समझ में आया कि नहीं? अब क्या तापमान के अलावा और भी कुछ बताती है? बिल्कुल।
जो आप गूगल मैप पर लोकेशन देखते हैं ना, उस लोकेशन को भी हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिति कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा ही वो रेखाएं हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी जगह पर खड़ा हुआ है, यानी कि लोकेशन बताने के काम आती है और तापमान बताने के लिए काम आने वाली स्थिति कौन सी है सर? अक्षांशीय स्थिति। और यदि पूछा जाए कि समय कौन सी स्थिति बताती है भाई? देशांतर स्थिति। समय कौन सी स्थिति बताती है? देशांतर स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भूगोल के जनक कौन है सर, तो हेकेटियस। भूगोल के जनक कौन है भाई? हेकेटियस हैं। भूगोल के जनक कौन हैं? अगर पूछा जाए सामान्यतः भूगोल के जनक कौन हैं, तो आपका आंसर रहेगा हेकेटियस। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल के व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एरिस्टोस्थनीज। आपका आंसर क्या रहेगा भाई? एरिस्टोस्थनीज। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? टी.एच. हेंडले। अब चूंकि ये अंग्रेज थे तो इन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया। किस में नाम दिया? अंग्रेजी में। इन्होंने कहा कि सर राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस है। और रोम्बस को ही हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु चतुर्भुज। रोम्बस को ही क्या कहा जाता है सर? विषम बाहु चतुर्भुज कहा जाता है। अब इन्होंने कहा कि सर ये कच्चा चित्र बनाकर देख लो, अब विषम बाहु चतुर्भुज ही है। फिर हमने देखा कच्चा चित्र, लेकिन एक्यूरेट बताने पर झालावाड़ थोड़ा सा बाहर गया तो आकृति कैसी बन गई सर? पतंगाकार बन गई। तो इसलिए हमने कह दिया कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद पढ़ी हमने क्या? स्थिति। तो स्थिति के बारे में बताने वाले सबसे पहले भूगोल वैज्ञानिक कौन थे? एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज ने सबसे पहले यह बताया कि हम भूगोल यानी कि ग्लोब को कितने तरीकों से बांट सकते हैं? दो तरीकों से समान भागों में बांट सकते हैं। आ से आडी और आडी से बना अक्षांश, यानी कि आडी रेखाओं से जो स्थिति बनेगी वो अक्षांश कहलाएगी, खड़ी रेखाओं से जो स्थिति बनेगी वो क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। इनसे पूछा गया सर दो क्यों बनाई? एक से काम चल जाता। तो इन्होंने कहा एक से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि देशांतर जो है वो तो क्या बताती है? टाइम बताती है, समय बताती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये अक्षांश क्या बताती है, तो ये टेम्परेचर यानी कि तापमान और लोकेशन यानी कि स्थिति बताती है। क्लियर है ना सर? अब चलते हैं आगे। अक्षांश मैंने आपको बताई दिए, दो अक्षांश होंगे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। देशांतर भी दो, पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आता है कि राजस्थान की दिशाओं की स्थिति। देखो राजस्थान कौन कौन सी दिशाओं में स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे क्या है? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। राजस्थान विश्व के कौन सी दिशा में? मैं देखो कच्चा चित्र बना देता हूं। ये मान लिया हमने कि ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। और इस ग्लोब में मैं आपके लिए दिशाएं बता देता हूं। ये रही हमारी दिशाएं। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। ये हमारी कौन सी है? पश्चिम। ये हमारी कौन सी है? उत्तर। और ये हमारी कौन सी है? दक्षिण। इस ग्लोब में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसके नीचे हमारा श्रीलंका है और इसके ऊपर हमारा क्या है? इस प्रकार हमारा भारत। और ये भारत पूरा किस में आ रहा है सर? भारत जब कंप्लीट उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तर दिशा में आ रहा है, और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच में पूरा भारत आ रहा है। तो क्या राजस्थान बाहर भारत से बाहर है क्या? नहीं है, राजस्थान भारत के अंदर ही तो है। तो इसका मतलब यह कि जब पूरा भारत उत्तर पूर्व में है तो राजस्थान भी विश्व के कौन सी दिशा में होगा सर? उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये अगर पूछा जाए कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, तो विश्व में राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। राजस्थान संसार में कौन सी दिशा में स्थित है सर? उत्तर पूर्व दिशा में है। अब यहीं पर बात करते हैं अपन किसकी? यहीं पर हम बात करेंगे राजस्थान की एशिया में स्थिति। मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है? एशिया। ये हमारा क्या है? एशिया है। और एशिया में अगर हम देखें, एशिया को भी हम
दिशाओं का वर्णन करेंगे एशिया में भी। ये रही हमारी दिशाएं, ये हमारी कौन सी पूर्व, ये हमारी कौन सी पश्चिम, ऊपर कौन सी दिशा हो गई उत्तर और नीचे कौन सी हो गई दक्षिण। क्लियर है। अब यहां पर यदि हम बात करें कि राजस्थान जो है वो एशिया के कौन सी दिशा में है, तो एशिया के दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि एशिया में राजस्थान की स्थिति रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में राजस्थान एशिया के कौन सी दिशा में स्थित है, तो एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है सर। ठीक है। इसके बाद तीसरी दिशा पूछी जाती है भारत की, यानी कि जो भारत के राजस्थान को मैंने ऐसे ये मान लिया हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है भारत। और भारत में भी अगर हम देखें वही दिशाओं का वर्गीकरण करेंगे, इधर कौन सी बन गई पूर्व, इधर कौन सी बन गई पश्चिम, ऊपर हमारी कौन सी है उत्तर और नीचे हमारी कौन सी दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इनमें अगर हम देखें कि जो राजस्थान है वह भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर और पश्चिम, यानी कि राजस्थान भारत के लगभग इस जगह पर स्थित है। तो यहां पर कौन हो गया हमारा राजस्थान। अब आप ये देख लें कि ये कौन सी दिशा में आ रहा है, राजस्थान आ रहा है उत्तर और पश्चिम में। क्लियर है ना। यहां पर भी आप क्या बना लें, राजस्थान बना लें, ये रहा राजस्थान, और यहां पर मैंने पूरा भारतीय आपको बनाकर दिखा दिया है। तो ये क्या है उत्तर पूर्व, विश्व के पूछे तो उत्तर पूर्व में, एशिया के पूछे तो दक्षिण पश्चिम में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में दिशा पूछे तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है ना। ये हमारी क्या हो गई राजस्थान की दिशाओं में स्थिति। दो स्थितियां पढ़ चुके, उसके अलावा हमने पढ़ ली राजस्थान की दिशाओं में स्थिति। क्लियर है ना। 3 प्रश्न यहां से क्लियर होते हैं। राजस्थान संसार के कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में। राजस्थान एशिया के कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। और राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। बात आती है नोट्सों की, कि नोट्स लिखने के लिए तो मैं देखो एक बार मैं साइड में हो जाता हूं। वैसे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर या रोक करके लिख सकते हैं ना, इस प्रकार। और जैसे ये वाले पेज पर आ जाते हैं तो इसमें भी मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। आप इन्हीं चित्रों को बना लें और इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये मैं आपके लिए ऐप में, ये पीडीएफ आपके लिए वीडियो के जस्ट नीचे एप्लीकेशन में जो के त्यों पैनल पीडीएफ उपलब्ध रहेगी, उसमें से भी आप देख करके इसे लिख सकते हो। ठीक है ना सर। चलो अब चलते हैं आगे। अब मैंने आपके लिए 2 स्थितियां बताई थी, और 2 स्थितियों में पहली स्थिति कौन सी थी, अक्षांशीय। तो अब हम पहले पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक चीज बता दूं कि ये अक्षांश होते क्या हैं। ये डायग्राम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। यह वंस अपॉन ए टाइम आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। अक्षांशों की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये हमारा क्या है सर, ग्लोब। ठीक है। इस ग्लोब पर अक्षांशों की यदि हम बात करें तो इस प्रकार क्या है, रेखाएं बनी रहती हैं ऐसे ग्लोब पे। ये हमारी क्या है, रेखाएं। इस प्रकार ये ऊपर भी क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कभी भी सीधी नहीं रहती। अक्षांश रेखाएं कभी भी क्या नहीं रहती, सीधी नहीं रहती। ठीक है ना। यहां पर ये पॉइंट आ गया और यहां पर भी अपन एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। अक्षांश रेखाएं कभी भी क्या नहीं होती, सीधी नहीं होती। यानी कि अक्षांश रेखाएं आकृति में क्या बनाती हैं भाई, ये अब देखो इस वाली को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यूं करके जाएगी ये, और बैकग्राउंड में आपस में एक दूसरे से क्या हो रही होंगी, ऐसे मिल रही होंगी। ऐसे जाएगी तो ये क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। तो ये आकृति में क्या बनाते हैं, पूर्णवृत्त बनाते हैं भाई। आकृति में क्या बनाते हैं, ये मिल गई। और जब ये कंप्लीट मिल जाएगी तो आकृति में ये क्या बनाते हैं भाई, पूर्णवृत्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं आकृति में क्या बनाती हैं, कैसी आकृति की होती हैं, तो पूर्णवृत्त। अर्धवृत्त ध्यान रखना मत रखना, पूर्णवृत्त ध्यान रखना। ये क्योंकि पीछे जाकर के क्या होती है, मिलती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे से ऐसे गोलाई में मिलती है, तो इसलिए ये क्या बनाती है, पूर्णवृत्त।
अगर आपसे पूछा जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है सर, तो ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। पूछा जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। पूछा जाए कि विश्व का सबसे बीच का अक्षांश, तो मैंने आपको बता ही दिया था, संसार को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा ये रही। अब चूंकि ये भू है यानी कि जमीन है, तो हमने इसको क्या कह दिया? भू मध्य रेखा। इसको हमने क्या बोल दिया? भू मध्य रेखा। और इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है? इसके बाद आता है कि सर ये जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है सर कटिबंध। ये क्या लिख रहा है? कटिबंध लिख रहा है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है सर? कटिबंध कहलाता है। क्लियर है ना? क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि ये जो अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं? तापमान बताती हैं। तापमान के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि कोई भी जगह ठंडी है अथवा गर्म। तो आपने सुना होगा उष्ण कटिबंध, सुना है? जब आप छोटे से थे तो आपने सामाजिक अध्ययन में पढ़ा होगा। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। अब एक बात बताओ, कोई भी जगह गर्म है या ठंडी, ये किससे बताएंगे? तापमान से। तो तापमान कौन सी रेखाएं बताती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से पता चला कि वो जगह कैसी है? उष्ण है यानी कि गर्म है। और अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। इसलिए हमने उस जगह का नाम क्या रख दिया? उष्ण कटिबंध यानी कि गर्म क्षेत्र। शीत कटिबंध यानी कि ठंडा क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की संख्याओं की। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ना, अक्षांशों में दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ये सभी क्या है? अक्षांश रेखा। ये सभी क्या है? अक्षांश रेखा। और ऐसे ही इनकी क्या पूछी जाती है? संख्या। संख्या दो तरीके से पूछेगा। आपसे पूछेगा अक्षांशों की संख्या। अगर वो आपसे अक्षांशों की संख्या पूछता है तो अक्षांशों की संख्या है 181, यानी कि ये जो बीच वाली है ना, इससे इधर 90 हैं। मैं लिख देता हूं इधर। यहां पर कितनी रेखाएं हैं? 90। और इससे ऊपर भी कितनी रेखाएं हैं? 90। कितने हो गए? 180। और एक हो गई ये भूमध्य रेखा, तो कितने हो गए? 181। ये बात है अक्षांशों की। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179। क्यों? क्योंकि आप यहां देखो, यहां पर मैंने दो पॉइंट बनाए थे। लास्ट वाले जो ध्रुव हैं इनको कहा जाता है ध्रुव। इनको क्या कहा जाता है? ध्रुव, यानी कि पोल कहा जाता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव ऊपर होगा। दिशा ऊपर कौन सी है? उत्तर। तो ऊपरी क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ये हमारा पॉइंट है, बिंदु है, ये रेखा नहीं है। अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव एक अक्षांश है और ये दक्षिणी ध्रुव हमारा दूसरा अक्षांश है। तो दो अक्षांश जुड़ जाएंगे तो 181 अक्षांश तो हो जाएंगे। लेकिन क्या पॉइंट कभी भी रेखा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या आती है 179 और अक्षांशों की संख्या आती है 181। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां पर भी वही चीज लिख रही होगी। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। कुल अक्षांश रेखाएं, सॉरी अक्षांशों की, अक्षांश रेखाओं की नहीं, यहां रेखाएं हटेंगे। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाएं आकृति में क्या बनाती हैं? पूर्ण वृत्त बनाती हैं। भाई क्या बनाती हैं? पूर्ण वृत्त। क्लियर है? अब बात आती है, यहीं पर अपन पढ़ेंगे। देखो यहां पर 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या कहलाएगी? उत्तर में अगर है कर्क रेखा। ये ऊपर वाला कौन सा है? उत्तरी। और नीचे वाला कौन सा है? अपना दक्षिणी। दक्षिण में अगर, दक्षिणी अक्षांश में अगर 23.5 है तो वो कहलाएगी हमारी कौन सी रेखा?
मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। उत्तर में अगर है तो कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 का मतलब है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी है मकर रेखा। क्लियर है? मेरे हिसाब से अब यहां पर आपको अक्षांशों के बेसिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, ये तो क्या संसार है, वर्ल्ड है। अब यहां पर राजस्थान भी तो किसी न किसी जगह होगा। ऐसे राजस्थान किसी जगह होगा कि नहीं होगा? अब ये चूंकि ग्लोब है तो यहां पर तो नहीं है। राजस्थान हमारा कहां पर होगा? राजस्थान संसार के इस जगह पे स्थित है, तो राजस्थान की स्थिति इस जगह कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो यहां से अब पढ़ेंगे राजस्थान में अक्षांशों की स्थिति। ये बेसिक हो गया किसका? अक्षांशों का। कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो ये भी आपके लिए, ये मैं साइड में हो गया, लिख सकते हैं रोक करके, या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से लिख लेना। अब आते हैं आगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। ये हमारा कौन है भाई? राजस्थान। एक जगह ऐसी है जहां से राजस्थान की दक्षिण में स्टार्टिंग हुई होगी, ये वाली जगह आ गई। और एक जगह ऐसी भी है जहां से राजस्थान की क्या होगी? राजस्थान का एंड हुआ होगा, राजस्थान कंप्लीट, राजस्थान की सीमा समाप्त। सही है ना? बात हम आड़ी रेखाओं की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कौन सी स्थिति पढ़ रहे हैं? अक्षांशीय स्थिति। कौन सी स्थिति पढ़ रहे हैं? अक्षांशीय। राजस्थान में आड़ी रेखाओं की यानी कि अक्षांशों की स्टार्टिंग होती है 23 डिग्री 3 मिनट से। जिस जगह ये है यहां पर स्टार्टिंग कहां से होती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से मैंने स्टार्टिंग कर दी, और राजस्थान में यह समापन होता है 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा अक्षांश रहेगा? उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हुआ और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? यही चीज यहां पर लिख रहे हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात विशेष ध्यान रखना, उत्तरी से उत्तरी होगा, क्योंकि पूरा भारत जब उत्तरी अक्षांश में है तो पूरा राजस्थान भी किस में होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा। क्या राजस्थान भारत से बाहर है? नहीं है, तो ये उत्तर से दक्षिण नहीं होगा भाई। क्लियर है? चलो इसके बाद आपका आता है राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है भाई? 7 डिग्री 9 मिनट। कैसे पहचाना? राजस्थान की बड़ी संख्या में से यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट में से हमने क्या घटाया? 23 डिग्री 3 मिनट को क्या किया? घटा दिया। अब यूं बताओ, 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो कितने मिनट बचे? 9 मिनट। 30 में से 23 गए तो कितने डिग्री बचे? 7 डिग्री। तो कुल अगर पूछा जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं कि नहीं घटाते? अगर आपसे कहा जाए आपको 100 रुपए दिए, आपने 30 रुपए का सामान खरीदा, बताओ आपके पास अब कुल कितने रुपए बचे? तो आप 100 में से 30 घटा देंगे। वही चीज यहां पर है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी तो हमारा कुल विस्तार आ गया सर हमारा 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। क्लियर है ना? इसके बाद आपका आता है कि राजस्थान का, अब देखो मध्यतम अक्षांश की बात कर लेते हैं। यहीं पर ऐसी कोई रेखा तो होगी ना जो बीच में से गुजर रही होगी। तो राजस्थान का अगर आपसे ऐसे मध्यतम अक्षांश पूछा जाता है कि राजस्थान की वह अक्षांशीय रेखा जो राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है, तो वह है हमारी ये रेखा। यानी कि अगर एवरेज पूछे तो आंसर होगा 27 डिग्री। एवरेज पूछे तो आंसर क्या रहेगा? 27 डिग्री। और कौन सा अक्षांश? सभी उत्तरी हैं, तो ये भी कौन सा होगा? उत्तरी। अगर आपसे कहे कि नहीं पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उस हिसाब से एक्यूरेट बताओ, तो एक्यूरेट आंसर ये ऊपर लिख रहा है 26.5 यानी कि 26 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश भाई?
उत्तरी अक्षांश। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हमारा हो गया राजस्थान का मध्यतम अक्षांश। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों की संख्या कितनी है। राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं? तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू किया मैंने, ठीक है, तो 23 तो पहले ही रह गया। तो राजस्थान से गुजरेगा कौन सा? एक तो गुजरेगा 24, राजस्थान से एक कौन सा गुजरेगा? 24। 24 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? 25। 25 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? 26। 26 के बाद मध्यतम हमारा कौन सा बन गया? 27। देखो 24, 25, 26, 27। इसके बाद ऊपर कौन सा आ जाएगा? 28। 28 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? 29। और ये लास्ट हमारा अक्षांश कौन सा आ जाएगा? 30। 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारे अंडर ही है, क्योंकि 30 डिग्री 12 मिनट पर हमारा क्या है? लास्ट बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसका मतलब 30 हमारे क्या है? राजस्थान में। अब इनको काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान से गुजरने वाले कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। राजस्थान से गुजरने वाले कुल अक्षांश कितने हैं? 7। क्लियर है। पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यतम अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक्यूरेट पूछे तो 26.5। दोनों अगर आ जाएं तो आपका आंसर रहेगा 26.5। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा, चूंकि देखो ये वाला पॉइंट जहां से स्टार्टिंग हुई है राजस्थान की, ये और एक ये वाला पॉइंट जहां पर राजस्थान का एंड हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे कि राजस्थान का स्टार्टिंग वाला पॉइंट बताओ, यानी कि कहां से अक्षांशों की शुरुआत हुई, यानी कि ये कहलाएगा दक्षिणतम बिंदु। साउथ से स्टार्ट हो रही है राजस्थान के से, राजस्थान की दिशा दक्षिण है, अक्षांश तो हमारा उत्तरी ही रहेगा। हमारे राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो अपना आंसर रहेगा, चूंकि यहां पर है बांसवाड़ा। यहां पर क्या है भाई? बांसवाड़ा है, तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हमारा क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। पूछा जाए कि सर राजस्थान का ये जो उत्तर में है, उत्तरतम बिंदु हमारा कौन सा है? तो कोंडा गांव गंगानगर। गंगानगर का कौन सा गांव है सर? कोंडा गांव। और कोंडा गांव कहां पर पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? गंगानगर में। तो कोंडा गांव गंगानगर हमारा उत्तरतम बिंदु, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हमारा दक्षिणतम बिंदु। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर राजस्थान की यहां से, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है? देखने में ये लंबाई ज्यादा लगती है, लेकिन हमारी रहेगी कम। देखो ये लिख रही, ये लंबाई है हमारी 826 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 826। और ये यहां पर भी लिख रही है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है सर? 826 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 869। तो ये लंबाई हमारी कितनी बन जाती है सर? 869 किलोमीटर। ये यहां से यानी कि पूर्वतम बिंदु से लेकर के राजस्थान के पश्चिमतम बिंदु तक मानी जाती है। कितनी? 869 रहेगी भाई। क्लियर है ना? चलो, ये हमारा हो गया राजस्थान के अक्षांशों के संबंध में, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो मेरे साथ साथ रिपीट करना। ग्लोब पर अक्षांशों की अगर हम बात करें तो आडी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। अक्षांश हमेशा क्या बताते हैं? तापमान और लोकेशन बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो 181 है। अक्षांशों की कुल संख्या 181। आपसे पूछा जाए कि अक्षांशों में रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179। दो कौन से कम हुए? ये दोनों हमारे पोलर कम हो गए, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जब ये तापमान बता रहे हैं सर, तो इनके बीच की जगह क्या कहलाती है? तो बीच का एरिया कहलाता है कटिबंध। अगर पूछा जाए कि सर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि सर क्या ये हमें सामने से दिखती हैं, वैसी होती हैं क्या? नहीं, ये बैक साइड में जाकर क्या है? एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसका मतलब आकृति में क्या बनाती हैं? पूर्ण वृत्त।
अगर पूछा जाए ये आकृति में क्या बनाती हैं सर, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सर उत्तरी अक्षांश में अगर 23.5 डिग्री की अपन बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अगर है, 23.5 डिग्री कौन सा अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश है, तो सर ये क्या कहलाएगा, मकर रेखा। क्लियर है ना। उत्तरी अक्षांश का 23.5 कर्क है और दक्षिणी अक्षांश का 23.5 मकर है भाई। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद मैंने बताया था आपको आगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान की स्टार्टिंग जहां से हो रही है, तो राजस्थान की स्टार्टिंग यहां से हुई तो ये जगह क्या कहलाती है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा कहलाती है। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से स्टार्टिंग हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अक्षांश है सर ये, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का एंड कहां पर हो रहा है, 30 डिग्री 12 मिनट कौन से गांव पर हो रहा है, तो कोंडा गांव पर हो रहा है। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा बना, कोंडा गांव गंगानगर बन गया। क्लियर है। राजस्थान में पूछा जाए कि सर अक्षांशों की संख्या कितनी है, राजस्थान में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में अक्षांशों की संख्या आप खुद ही देख लो। आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझने, रटना नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट है तो 23 तो पहले रह गया, 24 से स्टार्ट करेंगे। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 टोटल कितने हो गए भाई, 7 हो गए। तो राजस्थान में अक्षांशों की संख्या कितनी है, 7 है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यतम अक्षांश, तो विषम संख्या में है, 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, बीच में बचा कौन सा, 27 बचा। तो 27 हमारा क्या हो गया, मध्यतम अक्षांश। अगर एक्यूरेट पूछे तो 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा क्या होता है, मध्यतम अक्षांश होता है। पूछा जाए सर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई ये जो है ये कितनी है, तो 826 किलोमीटर। पूछा जाए सर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। क्लियर है। ये हमारा हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में एक चीज और पढ़ेंगे अपन, वो है कर्क रेखा। क्यों, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा आती है और हमारे यहां शुरुआत हो रही है सर 23 डिग्री 3 मिनट पे, है ना, 23.5 पे आएगी। तो कर्क रेखा 24 से पहले और जहां से स्टार्टिंग हो रही है उसके थोड़ी सी बाद आ जाएगी। कर्क रेखा की हम यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कर्क रेखा की चर्चा यदि हम करें तो देखो ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान में ये गुजर रही हमारे यहां से कर्क रेखा, ये जा रही है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। हमारे यहां पर 2 जिलों से गुजरती है। एक तो हमारा कौन सा है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कौन सा गांव, चिखली गांव। डूंगरपुर में कौन सा गांव, चिखली गांव। और एक गुजर रही है बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा में कौन सा गांव है सर, छिंछ गांव। इस छिंछ गांव में एक ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। तो छिंछ गांव बांसवाड़ा से और चिखली गांव डूंगरपुर से गुजरते हैं। पूछा जाए कि सर इसकी राजस्थान में ये वाली यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है सर 26 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है सर, 26 किलोमीटर। और सूर्य की किरणों का भी अगर हम देखें तो सूर्य की किरणें सीधी जो पड़ती हैं वो कर्क रेखा पर ही पड़ेंगी। तो सूर्य की किरणें जब यहां पर सीधी पड़ेंगी तो कहां पर पड़ेंगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या पड़ेंगी, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ेंगी। अब यहां पर अगर आपकी सीधी पड़ रही हैं तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे तिरछी होंगी। इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट कहां पर है, उत्तर में है। और उत्तर में जगह कौन सी है भाई, गंगानगर है। गंगानगर का भी कौन सी जगह है, कोंडा गांव। गंगानगर की भी कौन सी जगह है, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव गंगानगर में क्या पड़ती हैं सर, ये सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जब यहां पर सीधी पड़ रही है तो इसके अपोजिट में ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे, ये हमारे क्या सीधी, इसको किया हमने ऐसे टेढ़ी होती गई। तो सबसे ज्यादा टेढ़ी कहां पर होंगी, उत्तर के लिए होंगी। तो उत्तर में हमारी ये किरणें हैं ये कैसी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। देखो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर। कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिले। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पर पड़ती हैं, जिला है गंगानगर, गांव पूछे तो कोंडा गांव। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब जिस दिन कर्क रेखा पर जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस दिन हमारे यहां पर दिन सबसे बड़ा होता है।
उस दिन हमारे यहाँ पर दिन कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर किरणें कैसी पड़ती हैं, सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून हमारे यहाँ का कैसा है, सबसे बड़ा दिन। देखो इसका कॉन्सेप्ट अपन ऐसे समझेंगे, आगे होगा शायद, इसमें अभी नहीं है, मैं ही समझा देता हूं। देखो ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में हम एक तो भूमध्य रेखा बनाएंगे, एक बनाएंगे कर्क रेखा और एक बनाएंगे मकर रेखा। ठीक है, 3 रेखाएं पढ़ेंगे अपन यहां पर। ये हमारी कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये हमारी कौन सी है, चूंकि उत्तर में है तो कर्क रेखा। और ये हमारी चूंकि नीचे जा रही है तो कौन सी बन गई हमारी, मकर रेखा। भूमध्य रेखा हमेशा कितने अक्षांश होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश, अब ना तो उत्तर होगा ना दक्षिण। मकर रेखा हमारे कौन सी होती है, 23.5 डिग्री, यानी 23 सही 1/2 डिग्री। कौन से अक्षांश, दक्षिणी दिशा में है तो दक्षिणी अक्षांश। ये हमारे 23 सही 1/2 डिग्री। कौन से अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ऊपर क्या है अपना उत्तर और नीचे क्या है अपना दक्षिण। ठीक है, अब देखो मैं छोटी सी बात करूंगा। यदि ये सूर्य है, इसको क्या मान लिया हमने, सूर्य मान लिया। यदि ये सूर्य धरती के जस्ट बीच में किरणों को सीधी भेजता है, यहां पर मैं एक बल्ब लगा दूं, इस एरिया के जस्ट बीच में बल्ब लगा दूं यहां, तो उजाला जो है वो ऊपर के लिए और नीचे के लिए दोनों के लिए समान मिलेगा कि नहीं, समान मिलेगा ना, समान मिलेगा। इसका मतलब जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस दिन जो है वो दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे जलवायु में भी। ठीक है ना। यदि अपन बात करते हैं जब कर्क रेखा पर यहां पर सीधी पड़ती हैं तो वो उत्तरी अक्षांश का कैसा होता है, सबसे बड़ा दिन। उत्तरी अक्षांश का कैसा दिन होता है, सबसे बड़ा। कितने मिनट का होता है, 13 घंटे 27 मिनट। 13 घंटे 27 मिनट का होता है। सेम कंडीशन जब मकर रेखा पर होंगी तो ये दक्षिणी अक्षांश का कैसा होगा, सबसे बड़ा। दक्षिणी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी अक्षांश का सबसे बड़ा हमारे लिए कैसा होगा, सबसे छोटा होता है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है वो है 21 जून। हमारे लिए कौन सा बड़ा दिन है, 21 जून। और हमारा सबसे छोटा दिन तो यहाँ का बड़ा होगा, वो कौन सा है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, क्लियर है ना। 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून हमारा सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर चूंकि दक्षिणी अक्षांश का सबसे बड़ा है तो हमारा कैसा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं ये दिन और रात समान वाली स्थिति। तो 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि दिन और रात कैसे होते हैं, समान होते हैं। 2 दिन कैसे होते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, समान होते हैं, क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं अपन राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतर जो है मैंने बताया था खड़ी रेखाओं से निर्मित होते हैं। कैसी रेखाओं से निर्मित होते हैं, खड़ी रेखाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, खड़ी रेखाओं से जब ये निर्मित होंगे तो जाहिर सी बात है ये रहे। अब मैंने क्या किया कि ये पूरा हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में सभी लाइनें यहां से आएंगी, यहां से। ये हमारी कौन सी हो गई, ग्रीनविच रेखा। यहां से एक रेखा ये निकल गई, एक यहीं से रेखा ये निकल गई दूसरी। तो आप एक बात बताओ आकृति कैसी बन रही है, यहीं से एक रेखा तीसरी निकली ये और यहीं पर मिलेगी। तो ये सभी अर्धवृत्त बन रहे हैं, सभी आकृति में क्या बना रहे हैं, अर्धवृत्त। आपको ये दिख ही रहा होगा कि आकृति में क्या बना रहे हैं, ये अर्धवृत्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो आकृति में क्या बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। दूसरा,
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच की दूरी 111 थी, यहां इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाएगा कि एक भाग इधर जाएगा और एक भाग इधर जाएगा, तो जो पूर्व दिशा में गया वो कहलाएगा पूर्वी देशांतर, जो पश्चिम दिशा में गया वो क्या कहलाएगा? पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्लियर है? अब मैं आपके लिए बता देता हूं, ये समय बताती हैं। तो पश्चिमी देशांतर में जाने पर जो समय है वो क्या होगा? घटता हुआ जाएगा, यानी कि माइनस होगा। और यदि पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो पूर्वी देशांतर में जाने पर जो हमारा समय है वो कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है, यानी कि प्लस होता जाता है। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है सर गोर या गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर या गोरे कहलाता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। पूछ लिया जाए कि इन रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है सर 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। वही चीज है, देशांतर रेखाएं आकृति में क्या बनाती हैं सर? अर्धवृत्त बनाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर या गोरे कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। संसार को दो समान भागों में बांटने वाला देशांतर कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। इसी को क्या कहा जाता है सर? ग्रीनविच रेखा। और ये संसार की मानक समय रेखा है। ये क्या है? संसार की मानक समय रेखा। अब ये देखो, लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख रहा यह रेखा संसार की कैसी है? मानक समय रेखा। पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय धनात्मक वृद्धि होती है, यानी कि पूर्व में अगर कोई जगह स्थित है तो उधर जाने पर संसार के मानक समय से प्लस होगा, और पश्चिम में जाने पर संसार के मानक समय से क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ना? जैसे अगर मैं ये कहूं कि संसार की मानक घड़ी में या मानक समय के अनुसार 7:20 हो रहे हैं या 7:30 हो रहे हैं, तो बताइए पूर्वी देशांतर में भारत का समय कितना हुआ? तो भारत का समय, चूंकि पूर्वी में है भारत, और वो भी कितना? 5 घंटे। भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5। आगे आएगा अभी, तो वो अपन चर्चा करेंगे। 5.5 घंटे का समय अंतराल हमारा है, तो हमारा समय वहां से क्या है? आगे चलता है। हम आगे रहते हैं, उनसे पीछे नहीं रहते। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद में राजस्थान के विषय में यदि हम पढ़ें कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है सर, तो देखो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। राजस्थान की शुरुआत जहां से होगी तो वो इधर से होगी, ठीक है, और जहां राजस्थान का कंप्लीशन हो रहा होगा तो वो यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हमने जहां से शुरू किया तो वो था 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर? पूरा भारत जब पूर्वी देशांतर में है तो राजस्थान भी कंप्लीट कहां पर होगा? पूर्वी देशांतर में। और जहां पर राजस्थान कंप्लीट हुआ 69 30 से 78 17, 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा देशांतर सर? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है तो 69 30 से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर लगेगा दोनों में, लेकिन शब्द लगा दिया जाए कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अपन क्या करेंगे, 78 डिग्री 17 मिनट में से माइनस कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट। करेंगे कैसे सर? ठीक है, देखो हमने किया 17 में से 30 तो जाएंगे नहीं, 1 डिग्री यहां पर ले ली तो 1 डिग्री में कितने मिनट आ गए? 60 मिनट। 1 डिग्री इधर से कम हो गई और उधर मिनट कितने चले गए? 60। 60 और 17 कितने हो गए? 77। यहां से 1 कम हो गया तो यहां पर भी कितने बचे? 77। ठीक है, अब 77 में से 30 गए तो कितने बचे सर? 47 मिनट बचे। और यहां पर 77 में से 69 गए तो 8 डिग्री बचे। तो कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट हो गया भाई। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। देखो ये लिख रहा, मैं उसको यहीं पर लिख देता हूं।
78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट माइनस किया, तब जाकर हमारा इधर 60 जुड़ गया। यहां से क्या हुआ, एक कम हुआ तो 77 डिग्री हो गया। 60 और 17 कितने हो गए, 77 में से 30 गए तो कितने बचे, 47 मिनट, और इधर 8 डिग्री। ठीक है, वो चीज मैंने यहां पर लिख दी है, तो वहां पर तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। ओके, अब यहां पर पूछा जाएगा सर कि राजस्थान में देशांतर गुजरते कितने, एक बात बताओ, 69 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो गुजरेगा कौन सा 70, एक गुजरेगा कौन सा 71, एक गुजरेगा कौन सा 72, एक गुजरेगा कौन सा 73, और एक मध्यतम हमारा 74 74। ये हमारा मध्यतम है। 74 के बाद में फिर हमारा कौन सा आ जाएगा सर, 75। 75 के बाद हमारा 76 76, 76 के बाद हमारा 77, 77 के बाद हमारा 78। अच्छा 79 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, राजस्थान का दी एंड है, यानी राजस्थान का कंप्लीट विस्तार है 78 70 तक। ओके, 79 तक राजस्थान खुद ही नहीं है, तो हमारा लास्ट कौन सा हो गया 78। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में 9, 4 इधर से हटाओ 4 इधर से हटाओ, तो मध्यतम कौन सा बन गया 74। पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यतम अक्षांश कौन सा है सर, 74, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान से गुजरने वाले कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, सॉरी कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 9। कुल देशांतर कितने गुजर रहे हैं अपने यहां से, 9 गुजर रहे हैं भाई, कितने गुजर रहे हैं 9। अगर पूछा जाए कि यहां पर राजस्थान की इधर यहां से लेकर के यहां तक लंबाई पहले ही बता चुका हूं आपको 869। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ये वाला पॉइंट यानी कि पूर्वतम बिंदु, और ये पूछा जा सकता है राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु और राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु पूछा जाए तो एक गांव पड़ता है सिलान गांव। गांव कौन सा पड़ता है, सिलान गांव। तहसील पड़ती है अपनी राजाखेड़ा। तहसील कौन सी है सर, राजाखेड़ा। और ये राजाखेड़ा तहसील कहां पर पड़ती है सर, राजाखेड़ा पड़ती है धौलपुर में। तो सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का जो है वो हमारा क्या है, पूर्वतम बिंदु है। पूछा जाए पश्चिमतम बिंदु तो एक गांव पड़ता है कटरा गांव। गांव कौन सा पड़ता है सर, कटरा गांव। सम उप तहसील है उधर, और जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर में हमारा ये कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु। अब भाई उत्तरतम और दक्षिणतम पहले पढ़ चुके, पूर्वतम पश्चिमतम अब पढ़ लिया, तो बीच वाला भी पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है। मध्यतम बिंदु अगर पूछा जाए तो जगह बनेगी हमारी लापोलाई गांव। कौन सा गांव बनेगा भाई, लापोलाई गांव। लेकिन लापोलाई गांव एक्यूरेट तो है, सैटेलाइट के अनुसार नहीं है। सैटेलाइट ने कह दिया सर ये लापोलाई नहीं है, इसके बगल में एक गांव है गगराना। बगल में कौन सा है, गगराना। ये गगराना गांव जो है ये हमारा क्या है, मध्यतम बिंदु सैटेलाइट के अनुसार। अब पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यतम बिंदु लापोलाई गांव नागौर। पूछा जाए सर सैटेलाइट के अनुसार कौन सा है, तो गगराना गांव नागौर। क्लियर है। राजस्थान में सबसे पहले अब बात आती है समय की बात। ये समय तो बताता ही है, तो अब अपने यहाँ पर क्या होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हैं। अब आप बताओ कि सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है, पूर्व से। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, सिलान गांव में। ठीक है। अब ऐसे ऐसे आया तो सबसे लास्ट में सूर्य उदय कहां पर होगा, कटरा गांव में। सिंपल सी बात है।
लेकिन अब बात आती है सूर्य अस्त। भाई सूर्य के लिए तो सभी लोग बराबर हैं, तो वो सभी के लिए फिक्स टाइम देगा, यानी कि जब उदय यहां पर हुआ है तो अस्त भी यहीं से होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहां पर होगा? राजस्थान में सिलान गांव में होगा, और सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त राजस्थान में कहां पर होगा? कटरा गांव में होगा। समझ में आया कि नहीं? ये देखो, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होंगे? सिलान गांव धौलपुर। और राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहां पर होंगे? कटरा गांव जैसलमेर। ये हमारा हो गया राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। क्लियर है? देशांतर क्या बताते हैं? समय बताते हैं। समय बताते हैं तो वो अपन अभी आगे समय की गणना पढ़ेंगे। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? तो बड़े में से छोटा घटाया हमने 8 डिग्री 47 मिनट पाया। तो हमारा राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। पूछा जाए कि राजस्थान से कितने अच्छा देशांतर गुजरते हैं, तो 9 देशांतर गुजरते हैं। हमने 4 को इधर से हटाया, 4 को उधर से हटाया, हमें मिला क्या? बीच का देशांतर, यानी कि राजस्थान का मध्यतम देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान का पूर्वतम बिंदु और राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु हमारा कौन सा है? मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन जब मैं कराया करूं तो आप बोलें। जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा? याद होगा भाई। ठीक है ना? राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, समूप तहसील जैसलमेर। क्लियर है? इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई राजस्थान का मध्यतम बिंदु भी बता दो। उत्तरतम दक्षिणतम पहले बता चुके, तो मध्यतम बिंदु है लापोलाई गांव नागौर। लेकिन हमने जब सैटेलाइट से देखा तो सैटेलाइट ने बताया हमारा उसके बगल में गगराना गांव नागौर। तो सैटेलाइट के अनुसार है गगराना गांव नागौर, और नॉर्मली कौन सा है? लापोलाई गांव नागौर। अगर पूछा जाए कि सर राजस्थान में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहां पर होता है, तो भाई राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होगा पूर्व में, और पूर्व में जब उदय हो रहा है तो पूर्व में ही क्या होगा? अस्त। सूर्य के लिए सभी लोग कैसे हैं? बराबर। तो वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए उतना ही समय देता है जितना किसके लिए देगा? सिलान गांव के लिए। तो सबसे पहले सूर्य उदय जब सिलान गांव में हुआ है, तो सूर्य अस्त भी कहां पर होगा? सिलान गांव में। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्य अस्त राजस्थान में कहां पर होगा, तो कटरा गांव। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार लिखना चाहें तो लिख लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ओके, राजस्थान के, अब देखो ये आ गया, राजस्थान के पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु के मध्य में समय अंतराल कितना है सर? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना समय अंतराल है? 35 मिनट 8 सेकंड। आप एक बात बताओ, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु कौन सा? सिलान गांव। और हमने बताया है इसमें कि 78 डिग्री 17 मिनट इसका क्या है? देशांतर है। और ये कौन सा है भाई? कटरा गांव। ये कटरा गांव कहां पर है स्थित है? 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? समय अंतराल निकालना है। तो पहले इन दोनों के बीच में जो देशांतर का गैप है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो मैं बताऊं, 1 डिग्री बराबर होता है, याद रखना, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ये भी याद रखना है अपने को। अब देखो 69, 30, 78, 17 में 8 डिग्री 47 का कितना है अंतर? ये भी मैंने पहले बता दिया आपको, घटाया था ना हमने। मैं एक बार फिर से घटाकर बता देता हूं। 78 डिग्री 17 मिनट में से मैंने 69 डिग्री 30 मिनट को घटाया। ये याद रखना, समय की कैलकुलेशन करेंगे तभी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपने अगर 6वीं 10वीं क्लास में भी घंटे मिनट सेकंड के पढ़े होंगे, तो वहां पर 60 मिनट का कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो यहां से 1 डिग्री हटा तो 4 मिनट नहीं आएंगे, यहां पर चूंकि घटाव चल रहा है तो 60 मिनट आएंगे।
60 और 17 ये दोनों कितने हो गए, 77 हो गए, 77 मिनट। 77 मिनट और यहां से 1 डिग्री कम हुआ तो यहां पर कितने डिग्री बच गया, 77 डिग्री। 77 मिनट में से 30 मिनट गए तो कितने मिनट बचे, 47 मिनट। इधर 77 डिग्री में से 69 डिग्री गए तो कितने डिग्री बचे, 8 डिग्री। ये हमारा क्या है, गैप, ये रहा। ठीक है, अब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 8 डिग्री के तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गए कितने मिनट, 32 मिनट। सर 8 डिग्री के कितने, 8 डिग्री 1 में 4 मिनट है तो हमारे कितने हो गए, 8 चौके 32 मिनट का अंतर तो डायरेक्ट है ही। यानी कि राजस्थान का इधर 7 बजे हो रहा है तो 7:32 पर तो होगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन अब ये जो हमारा 47 मिनट है ये वाला, इस 47 मिनट में कितने का डिफरेंस होगा। देखो 47 मिनट में डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। एक बात बताओ, 47 को मैं 0.47 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, 0.47 कोई दिक्कत नहीं है। और 1 डिग्री में 4 मिनट है तो मैंने 4 का इसमें भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लग गई 2, 4 चौका 16 और 2 18, कितने हो गए, 188। 188। अब इस 188 में अगर मैं 60 का भाग दे दूं, कितने का भाग दे दूं, 60 का भाग दे दूं तो ये जो हमारा सेकंड है, इस सेकंड से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 188 में जब मैंने 60 का भाग दिया इधर 188/60 तो 60 36 18 यानी कि 3 तो कंप्लीट हो गए, 3 बार तो पूरा चला गया, 3 तो बन गए मिनट और बचे क्या, 8 बचे। तो 8 क्या बचे हमारे, सेकंड। तो देखो 32 मिनट ऑलरेडी हैं, 3 मिनट हमने 188 को कन्वर्ट किया तो मिल गए हमें 8। जो हमारा शेषफल बचा वो हमारा सेकंड का है। तो 32 और 3 कितने मिनट हो गए, 35 मिनट और 8 हमारे क्या रह गए, सेकंड रह गए। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। यानी कि अगर कोई आपसे कहता है कि सिलान गांव में आज के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ तो बताओ कटरा गांव में सूर्य उदय कितना होगा, तो याद रखना 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। यानी कि यहां पर सूर्य उदय 6:35 मिनट 8 सेकंड पर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये हमारे इन दोनों का क्या हो गया, टाइम डिफरेंस यानी कि समय अंतराल हो गया। अब देखो भारतीय मानक समय की भी थोड़ी सी क्या करेंगे चर्चा। भारतीय मानक समय की चर्चा अगर हम करें तो भारतीय मानक समय रेखा मानी हमने 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैं अगर इसको 82.5 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 82.5 डिग्री हमारी क्या है, रेखा। अब आप एक बात बताओ, 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं, 4 मिनट। 82.5 में ज्यादा होंगे कि नहीं, ज्यादा होंगे। तो 82.5 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आए 330 मिनट। करके देख लेना आप। देखो 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी पॉइंट लग जाए तो पॉइंट के बाद जीरो जो थी वो गायब हो गई। 330 मिनट बचे। अब इन मिनट को मैंने कन्वर्ट किया घंटे में, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने का भाग देना पड़ा, 60 का। 6 से 0 से 0, 6 का 33 में दिया तो ये आ गया 5.5 यानी कि 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे को मैं लिख सकता हूं क्या, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। अब आप एक बात बताओ, हमारा जो भारत है वो पूर्व में है, पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी में, पूर्वी देशांतर में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पूर्वी देशांतर में जाने पर समय प्लस होगा और पश्चिमी देशांतर में जाने पर समय माइनस होगा। तो हमारा जो समय है वो हमेशा कैसा चलता है, प्लस चलता है, आगे चलता है। यानी कि संसार की मानक घड़ी में अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो हमारे भारतीय समय के अनुसार 7 में 5:30 जोड़ दो, यानी कि दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट। देखो ये रहा भारतीय मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82.5 में बने 330 मिनट। घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड कर दिया, 5.5 घंटे आए, वो भी प्लस के। तो ये हमारा क्या है, भारतीय मानक समय।
समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी हो गई समय की गणना। क्लियर है? ये हमारी क्या हो गई? समय की गणना हो गई। अब समय की गणना के बाद में मैं एक ही डायग्राम में आपकी एक चीज और क्लियर कर देता हूं। एक तो दिशा, एक दूरी, एक हमारे बिंदु। देखो, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलान गांव धौलपुर, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव जैसलमेर, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोंडा गांव गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, राजस्थान का मध्यतम बिंदु लापोलाई गांव नागौर और सैटेलाइट के अनुसार गगराना गांव नागौर। क्लियर है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 869, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826, राजस्थान की ये वाली दिशा कहलाएगी वायव्य। देखो, ये आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। आग्नेय यानी कि राजस्थान की ये कौन सी है? दक्षिण। और ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है? पश्चिम। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी हो जाएगी? 850। इसको याद कैसे रखेंगे? ये चूंकि झालावाड़ क्या है, देखो ये रहा झालावाड़ हमारा क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब झालावाड़ हमारे इस राजस्थान से क्या है? ज्यादा है। तो इस राजस्थान से जब झालावाड़ ज्यादा जा रहा है तो ये वाली लंबाई ऑटोमेटिक क्या है? बढ़ जाएगी 850। ये वाली 784। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के विकर्णों की लंबाई में अंतर कितना है? तो राजस्थान की देखो, एक तो विकर्णों की लंबाई में अंतर पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कौन सा? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। यदि आपसे इन दोनों का पूछा जाए तब तो 869 माइनस 826 कितना आता है? 43 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विकर्णों में अंतर कितना है तो 850 माइनस 784। ठीक है? तो 50 और 10 60 और 6 66। ये अंतर आता है कितना? 66 किलोमीटर। विकर्णों की लंबाई में अंतर आएगा 66 किलोमीटर। और यदि विकर्णों का ना पूछ करके विकर्णों में अंतर और विकर्णों में अंतर ना पूछ करके सामान्य अंतर पूछता है तो अपना आंसर क्या आएगा? 43 किलोमीटर। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये राजस्थान की स्थिति क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा राजस्थान की स्थिति कंप्लीट है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार, और विस्तार से पहले हमें पढ़ना है क्या? राजस्थान की गतियां। राजस्थान में क्या मतलब गतियां जो है, पृथ्वी की गतियां थोड़ी सी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विस्तार। ये हमारा राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का आकार क्या हो गया है कंप्लीट। इसके साथ ही इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं जस्ट अगली क्लास में, और उस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। सभी के लिए नमस्कार, राधे कृष्ण।